आज के इस विश्लेषण में हम प्रकृति की उस गहरी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां हर छोटी बड़ी चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जरा सोचिए, एक नन्हे से सूक्ष्म जीव से लेकर पूरी की पूरी पृथ्वी तक, ये सब आपस में मिलकर हमारा ये शानदार घर कैसे बनाते हैं। प्रकृति में सच कहें तो कुछ भी अलग थलग नहीं है। तो चलिए आज मिलकर इसी अद्भुत और जटिल नेटवर्क को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज के इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले घर का अध्ययन, फिर इसके सजीव और निर्जीव हिस्से, उसके बाद जीवन की सीढ़ी, फिर पृथ्वी के प्रमुख बायोम और सबसे आखिर में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर चर्चा की जाएगी। तो आइए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, घर का अध्ययन। जब हम इकोलॉजी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दरअसल अगर इसके मूल में जाएं तो ये पूरी तरह से एक मकान और घर का ही कॉन्सेप्ट है। ये ग्रीक शब्द ओइकोस से बना है, जिसका मतलब होता है घर, और लोगोस, जिसका अर्थ है अध्ययन। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इकोलॉजी असल में हमारे इस प्राकृतिक घर का ही वैज्ञानिक अध्ययन है। ये सिर्फ जानवरों या पौधों के बारे में नहीं है, बल्कि वो इस विशाल घर में एक साथ कैसे रहते हैं, संसाधनों को कैसे बांटते हैं, ये पूरी तरह से उस रिश्ते का अध्ययन है। अब एक बहुत ही कमाल की बात, इस प्राकृतिक घर के रखरखाव के ये जो जटिल नियम हैं, इन्हें आधुनिक विज्ञान ने तो बहुत बाद में नाम दिया, लेकिन हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इन्हें सदियों पहले ही पहचान लिया गया था। उदाहरण के लिए चरक संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हवा, जमीन, पानी और मौसम का सही संतुलन जीवन के लिए कितना जरूरी है। उसमें साफ लिखा है कि प्रदूषित वातावरण सीधा हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। यानी इंसान और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते की समझ वाकई हमारी सभ्यता जितनी ही पुरानी है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, इस घर के सजीव और निर्जीव हिस्से। किसी भी पर्यावरण को गहराई से समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटना होगा, अजैविक यानी निर्जीव चीजें और जैविक, जिसमें सारे जीवित जीव आते हैं। अजैविक घटकों को इस घर की नींव और दीवारों की तरह समझ सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी और तापमान। यही तय करते हैं कि घर कैसा होगा। और दूसरी तरफ हैं जैविक घटक, यानी पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, जो इस घर के असली निवासी हैं। अब अक्सर इकोलॉजी, पर्यावरण और इकोसिस्टम जैसे शब्दों में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है ना। चलिए इसे शंकर आईएएस एकेडमी के एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि जो पर्यावरण है वो पूरी की पूरी एकेडमी या स्कूल की बिल्डिंग है। उसमें मौजूद छात्र और शिक्षक हमारे जैविक घटक हो गए, और उन छात्रों का उस स्कूल के माहौल, किताबों और टीचर्स के साथ जो इंटरैक्शन है, जो संबंध है, उसका अध्ययन ही इकोलॉजी है। कितना आसान है ना इसे इस तरह से समझना। लेकिन रुकिए, इस घर की साफ सफाई का जिम्मा किसके पास है? यहीं एंट्री होती है हमारे माइक्रो कंज्यूमर्स की। ये बैक्टीरिया और फंगस इस घर की वो जरूरी रिसाइकलिंग टीम है जिन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये मृत चीजों को तोड़कर वापस मिट्टी के लिए पोषक तत्वों में बदल देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर ये ना हो तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा प्राकृतिक सिस्टम कचरे से भर जाएगा और पूरी तरह ठप पड़ जाएगा। ये सच में प्रकृति के असली और मूक नायक हैं। आइए अब रुख करते हैं भाग 3 का, जीवन की सीढ़ी। प्रकृति में चीजें कैसे काम करती हैं, ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ता है। शुरुआत होती है एक व्यक्तिगत या अकेले जीव से। फिर जब उसी प्रजाति के कई जीव एक साथ आते हैं तो वो एक जनसंख्या बनाते हैं। इसके बाद जब अलग अलग प्रजातियां आपस में मिलती जुलती हैं तो एक पूरा समुदाय बन जाता है। और अंत में जब वो समुदाय अपने आसपास के पानी, हवा और मिट्टी के साथ जुड़कर एक सिस्टम की तरह काम करने लगता है, तब जाकर एक संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार होता है। इस पूरी प्रक्रिया को जूम आउट करके देखना बहुत ही दिलचस्प होता है। हर एक स्तर अपने से बड़े स्तर के भीतर बिल्कुल एक रशियन डॉल की तरह फिट बैठता है। एक अकेले जीव से शुरू होकर पूरे बायोस्फीयर तक का ये जो सफर है, ये प्रकृति के एक बेहद ही व्यवस्थित और शानदार डिजाइन को दिखाता है। यहाँ कोई भी चीज अकेली नहीं है, सब एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। अच्छा, एक सवाल, जहां इस विशाल घर के दो अलग अलग कमरे आपस में मिलते हैं, वहां क्या होता होगा? उस जगह को इकोटोन कहा जाता है। ये एक तरह का बॉर्डर या संक्रमण क्षेत्र है, जैसे कोई दलदली जमीन जो जमीन और पानी के ठीक बीच में होती है। यहाँ कमाल की बात यह है कि इस बॉर्डर वाले इलाके में अक्सर आसपास के दोनों इकोसिस्टम से भी ज्यादा जीवन और विविधता पाई जाती है। इसे एज इफेक्ट या किनारे का प्रभाव कहते हैं। चलिए अब इस कैनवस को थोड़ा और बड़ा करते हैं। भाग 4, पृथ्वी के प्रमुख बायोम। पूरी धरती का जमीनी हिस्सा कई बहुत विशाल क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिन्हें बायोम कहा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं होते।
चाहे वो टुंड्रा की जमा देने वाली बर्फ हो, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की वो भारी बारिश हो या फिर रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी। इन सबको कौन कंट्रोल करता है? सिर्फ और सिर्फ जलवायु। वहाँ का तापमान और बारिश ही ये तय करते हैं कि वहाँ कौन से जानवर और पेड़ पौधे सर्वाइव कर पाएंगे। जमीन की बात तो हो गई, लेकिन पानी को कैसे भूल सकते हैं? पानी के क्षेत्रों को भी अलग अलग जलीय हिस्सों में बांटा गया है, पर जमीन से उलट पानी के अंदर खेल थोड़ा बदल जाता है। यहाँ सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पानी में नमक कितना है, यानी लवणता, और सूरज की रोशनी कितनी गहराई तक जा पा रही है। इसमें एस्चुएरीज या मुहाने सबसे खास होते हैं। ये वो जगह हैं जहां नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से गले मिलता है, और यकीन मानिए ये जगह समुद्री जीवन के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। तो ये सारे जंगल, पहाड़, नदियां, महासागर, ये सब आते कहाँ हैं? ये सब बायोस्फीयर के अंदर हैं। बायोस्फीयर हमारी धरती के चारों ओर एक बहुत ही पतली सी परत है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हमारी पृथ्वी एक सेब के आकार की होती तो ये जो बायोस्फीयर है ये महज उस सेब के छिलके जितना ही मोटा होता। जरा सोचिए, सारा का सारा जीवन सिर्फ इसी अत्यंत पतली और नाजुक सी परत के भीतर सिमटा हुआ है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इस शानदार प्राकृतिक घर में रहने का कुछ किराया भी तो चुकाना पड़ता है ना? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बिल्कुल एक ग्लोबल बैंक स्टेटमेंट की तरह काम करता है। ये मापता है कि इंसान प्रकृति से कितनी चीजें मांग रहा है, कितने संसाधन खर्च कर रहा है और कितना कचरा फैला रहा है। और फिर इसकी तुलना इस बात से की जाती है कि हमारी पृथ्वी के पास उन चीजों को दोबारा बनाने की कितनी क्षमता है। जब अर्थ ओवरशूट रिपोर्ट का डेटा सामने आता है तो तस्वीर थोड़ी डराने वाली लगती है। अगर पूरी दुनिया का औसत निकालें तो हम संसाधनों को इतनी तेजी से खत्म कर रहे हैं कि हमें 1.5 पृथ्वी की जरूरत है। और विकसित देशों की जीवन शैली तो इतनी ज्यादा डिमांडिंग है कि उन्हें अपने शौक पूरे करने के लिए 5 पृथ्वी चाहिए होंगी। इसके मुकाबले भारत जैसे देश का डेटा देखें तो ये 0.9 है, जो कि काफी सस्टेनेबल है। ये डेटा साफ बता रहा है कि हम भविष्य से उधार लेकर जी रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? इस पूरे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का 54% हिस्सा, जी हां, आधे से भी ज्यादा हिस्सा केवल कार्बन फुटप्रिंट से आता है। जो जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल हम जला रहे हैं, ये सीधा उसका नतीजा है। और 1961 के बाद से इसमें 11 गुना का भारी उछाल आया है। ये हमारे इस प्राकृतिक घर के लिए बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक बड़ा खतरा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी और बायोस्फीयर की चीज़ों को दोबारा बनाने की एक सीमा है, वो असीमित नहीं है। तो ऐसे में हमें अपने उपभोग के तरीकों में क्या बदलाव करने होंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारा ये खूबसूरत प्राकृतिक घर हमेशा सलामत रहे। ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हम सबको मिलकर गहराई से विचार करना होगा। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।